Hello everyone, welcome back to this platform of online learning. This is Richa Singh here, and we were covering chapter number 1 of economics, that is the story of village Palampur. In the previous video, we have discussed about the factors of production that are essential for the purpose of producing either goods or services. And we have discussed about how land is fixed in Palampur. Now let's move to point number 2, which is on page number 3. It says, is there a way one can grow more from the same land? इट इज़ आस्किंग, ये एक सवाल पूछ रहा है कि क्या कोई तरीका है कि एक ही लैंड से हम ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकें. मीन्स द एरिया वुड रिमेन सेम, लेकिन उससे जो हमारा क्रॉप ईल्ड हो वो ज़्यादा हो. ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं. इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो अगर क्रॉप्स की बात की जाए और जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे उनकी बात की जाए तो पालमपुर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के गांव से मिलता जुलता है. ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर. यहाँ की सारी लैंड जो है वो कल्टिवेशन में है, यानी कि कृषि के लिए यूज़ की जा रही हैं. नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल. कोई भी लैंड बेकार नहीं पड़ी है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दैट इज़ खारिफ सीजन, फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. रेनी सीजन जब आता है, दैट इज़ हम जिसको खारिफ क्रॉप का सीज़न कहते हैं, उस दौरान फार्मर्स यहाँ के ज्वार और बाजरा की खेती करते हैं. दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड. ये जो प्लांट्स होते हैं इनका उपयोग किया जाता है जानवरों के चारे के रूप में, यानी ये जो ज्वार और बाजरा है इनको एज अ कैटल फीड इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. और इसके बाद वो अक्टूबर टू दिसंबर पोटैटोज़ की खेती करते हैं. इन द विंटर सीजन दैट इज़ द राबी सीजन, फील्ड्स आर सोन विथ वीट. राबी सीजन में यानी ठंड के मौसम में गेहूं की खेती होती है. फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस, फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज. दैट इज़ द पॉइंट टू बी नोटेड. कहा गया कि ये वीट प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ अ राबी क्रॉप फ्रॉम विंटर सीजन. और जो वीट प्रोड्यूस होता है उसके प्रोडक्शन के बाद मैक्सिमम जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है पूरे साल भर की, जिससे वो अपने फैमिली का भरण पोषण कर सकें, उतना अपने कंजम्पशन के लिए रखने के बाद जो सरप्लस यानी कि उसके ऊपर उससे अधिक का जो वीट होता है वो बगल के ही रायगंज जो गांव है वहाँ के बाज़ार में बेच आते हैं. अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर. और इनकी जो लैंड है उसका एक एरिया जो है वो शुगर केन की खेती के लिए ही रखा गया है, जहाँ हर साल शुगर केन को हार्वेस्ट किया जाता है, गन्ने की खेती होती है. शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी दैट इज़ गुड इज़ सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर. अनदर पॉइंट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कहा गया जो वीट है वो सरप्लस वीट रायगंज के बाज़ार में बेच कर आते हैं और इससे उनको अच्छी खासी आमदनी होती है. और अपने लैंड का एक एरिया उन्होंने फिक्स कर रखा है जिसपे शुगर केन की खेती होती है, और वो शुगर केन रॉ फॉर्म में यानी एज इट इज़ जैसे हैं वो गन्ने, वो या फिर उनका गुड़ बनाकर शाहपुर के बाज़ार में वहाँ के ट्रेडर्स को बेच कर आते हैं. द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर in Palampur is due to the well developed system of irrigation that has to be understood. Due to a well system of irrigation, सिंचाई की अच्छी सुविधा होने के कारण ही यहाँ के जो फार्मर्स हैं they are capable of growing 2 or 3 crops at a same period of time or on the same land. एक ही लैंड पर वो साल भर में 3 से 4 तरह की खेती कर लेते हैं, क्योंकि इनके यहाँ जो सिस्टम ऑफ इरिगेशन है, सिंचाई की सुविधा काफ़ी अच्छी है. इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर. बाकी अगर हम विलेजेस की बात करें उनके कंपैरिजन में समय पर यहाँ पर बिजली आ गई, यानी कि दे इंट्रोड्यूस विद द इलेक्ट्रिसिटी टू अर्ली एंड इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन. और यहाँ पर बिजली के आने का सबसे अच्छा प्रभाव यहाँ के इरिगेशन सिस्टम पर पड़ा, जिसके वजह से इनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ. बिकॉज बिफोर दैट पर्शियन व्हील्स वर यूज्ड, that was used by the farmers of Palampur
to draw water from the wells and irrigate small fields. तो बेसिकली पहले जब बिजली नहीं थी तो ये लोग पर्शियन व्हील्स का इस्तेमाल करते थे, यानी हम जिसे पुलिया भी कहते हैं, और कुओं से पानी निकाल कर फिर वो अपने फील्ड्स को इरिगेट करते थे, सिंचाई करते थे. People saw that the electric run tube wells could irrigate much larger area of land more effectively. लोगों ने ये देखा और समझा कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्यूबवेल्स हैं वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को इरिगेट करने में, उनकी सिंचाई करने में ज़्यादा प्रभावी है. द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट. तो शुरुआती दौर के जो इस गांव में ट्यूबवेल्स लगे वो सरकार द्वारा लगाए गए. सून हावेवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स. धीरे धीरे यहाँ के फार्मर्स ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगवाने भी शुरू किए. एज अ रिजल्ट हुआ क्या, बाय द मिड 1970s द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरीगेटेड. यहाँ का 200 हेक्टेयर का जो एरिया था वो इरीगेट होना शुरू हो गया 1970s के मिड से ही. नाउ देयर इज़ अ बॉक्स विच इज़ showing some information. It is written, not all villages in India have such high levels of irrigation. अगर हम भारत के बाकी गाँव की बात करें तो वहाँ पर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी या इतनी अच्छी इरिगेशन सिस्टम अभी भी अवेलेबल नहीं है. अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड. तो वो एरिया जो रिवराइन प्लेन्स है, यानी कि नदियों के किनारे के जो एरियाज़ हैं, उनको तो बेटर इरिगेशन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है. जो कोस्टल रीजन्स हैं, नदी के किनारे के जो रीजन्स होते हैं वो भी वेल इरिगेटेड होते हैं. उसके साथ साथ जो तटवर्ती इलाके होते हैं समुद्र के किनारे के, वो भी वेल इरिगेटेड होते हैं. इन कंट्रास्ट अगर हम इसके विपरीत बात करें तो जो प्लेट्यूज रीजन होते हैं, पठारी इलाके सच एज दक्कन प्लेट्यू, हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन. वहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं अच्छी नहीं हैं. ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री, अ लिटिल लेस देन 40% इज़ इरीगेटेड इवन टुडे. तो भारत का जो टोटल एरिया है उसकी अगर हम बात करें तो 40% से भी कम एरिया आज के डेट में भी अभी इरिगेटेड है. इन द रिमेनिंग एरियाज़ फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. तो जो मैक्सिमम एरियाज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो फार्मिंग डिपेंडेंट है वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, यानी कि अच्छी वर्षा हुई तो उस वक्त उस साल की कृषि खेती अच्छी होगी. अगर मॉनसून फेल होता है तो क्रॉप फेलवर भी होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं. टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. So as you all have seen in the case of farmers of Palampur, they are growing more than 2 crops on their same piece of land in a year. एक साल में ही उतने ही भूमि पर 2 से ज़्यादा क्रॉप्स की वो खेती करते हैं, जिसमें वीट है, ज्वार, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो. तो इसी प्रोसेस को मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है, यानी कि एक साल में एक पीस ऑफ लैंड से जब आप 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ये मल्टीपल क्रॉपिंग होती है. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटेक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. तो अगर आपसे कहा जाए कि एक लिमिटेड एरिया या आपको जो गिवन पीस ऑफ लैंड है उसमें अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहें तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो सिंपली द आंसर वुड बी मल्टीपल क्रॉपिंग. हम उस सेम पीस ऑफ लैंड पर पूरे साल अलग अलग किस्म की खेती करके, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग, हम लैंड एरिया का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं सेम पीस ऑफ लैंड से. ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप्स. यही पालमपुर के जो फार्मर्स हैं वो भी करते हैं, कम से कम 2 मुख्य फसल उगाते हैं. मैनी आर ग्रोइंग पोटैटोज एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स. और पिछले 15 से 20 साल का अगर हम डेटा लें तो अलॉन्ग विद 2 more क्रॉप्स दैट इज़ मेन, ये पोटैटोज़ एज अ थर्ड मेन क्रॉप ग्रो करते हैं. और उसके आगे पीछे का जो सीज़न होता है उसमें ये कैटल फीड के लिए ज्वार बाजरा जैसी खेती, अलॉन्ग विद दैट शुगर केन की खेती, ये लोग थ्रू आउट द ईयर करते रहते हैं. एंड दिस इज़ हाउ दे increase the production on the same piece of land. Now let's discuss. There is a column, let's discuss. It is saying the following table 1.1 shows the land under cultivation in India in units of million hectares. नेक्स्ट पेज पे आपकी एक टेबल दी हुई है जिसमें मिलियन हेक्टेयर्स में इंडिया में जो खेती होती है उसका एक टेबल दिया हुआ है. प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ प्रोवाइडेड. आप इसको एक ग्राफ पर प्लॉट करिए.
व्हाट डज द ग्राफ शो, और वो ग्राफ क्या कहता है इसको भी बताइए और इस पर डिस्कशन करिए। जो डेटा दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। So the table is showing the data from 1950 to 2014 and 15 and how the area under cultivation has been increased. It was 120 in 1950, then it reached 130, then 140, and in 2014 and 15 it is 155 million hectares. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 1950 से लेकर 2014-15 तक में जो एरिया था कल्टीवेशन के अंतर्गत आता था उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, मैक्सिमम एरियाज़ को कल्टीवेशन में लिया गया है। As you can see the graph itself, how it's been rising towards the rightward direction, which is showing the growth in the cultivated area. Now it is followed by a question, वहाँ पर एक सवाल भी दिया है, is it important to increase the area under irrigation? Why? क्या ये ज़रूरी है कि एरिया अंडर इरिगेशन जो है उसको बढ़ाना चाहिए? अगर ज़रूरी है तो क्यों है? Now just like the way you have read about the crops grown in पालमपुर, जैसा कि आपने अलग अलग क्रॉप्स के बारे में पढ़ा जो पालमपुर में ग्रो होते थे, आप अपने एरिया की स्टडी करिए और नीचे दिए हुए टेबल को फिल करिए, विच इज़ हैविंग कॉलम्स लाइक नेम ऑफ क्रॉप, मंथ सोन, मंथ हार्वेस्टेड, सोर्स ऑफ इरिगेशन विच इज़ रेन, टैंक्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स एक्सेट्रा। इन डेटा को आपको अपने विलेज के कंडीशन के अकॉर्डिंगली फुलफिल करना है इस टेबल को। You have seen that one way of increasing production from the same land is multiple cropping. आपने देखा कि एक सेम पीस ऑफ लैंड पर अगर प्रोडक्शन बढ़ाया जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें मल्टीपल क्रॉपिंग को अडॉप्ट करना चाहिए। एक ही साल में अलग अलग फसलें हम एक ही ज़मीन से ग्रो करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। The other way is to use modern farming methods for higher yield. दूसरा तरीका है सेम पीस ऑफ लैंड से प्रोडक्शन को बढ़ाने का कि हम मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। जो भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ करके हम खेती से जो उपज है उसको बढ़ा सकते हैं। Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. तो yield का मतलब उपज होता है। उपज को मेज़र कैसे किया जाता है, एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, किसी एक निर्धारित समय में, किसी एक सिंगल ईयर में, सिंगल सीजन में आपने एक लैंड से, एक पीस ऑफ लैंड से जितनी खेती की उसको यील्ड कहा जाता है। टिल द मिड 1960s द सीड्स यूज इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विथ रिलेटिवली लो यील्ड्स। 1960s तक की बात की जाए तो जो फील्ड में इरिगेशन होता था उसमें जो कल्टीवेशन होता था, जिन बीज का इस्तेमाल किया जाता था वो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, एंड दैट इज़ वाई जो यील्ड प्रोड्यूस होता था, जो खेतों से उपज होती थी, वो भी बहुत लो क्वालिटी की और बहुत कम होती थी। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उनको ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं थी। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्यूअर्स एज फर्टिलाइजर्स। किसान काउ डंग का यानी जो गोबर होता है उसका और बाकी जो नेचुरल खाद होती हैं उसका इस्तेमाल करते थे फर्टिलाइजर्स के रूप में। ऑल दीज वर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। और ये जो नेचुरल मैन्यूअर हो गया यानी जो ऑर्गेनिक खाद हो गई, काउ डंग हो गया, ये हर फार्मर्स के पास अवेलेबल रहता था और वो ईजिली इसको अपने फील्ड में यूज़ करते थे, एंड विच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ यील्ड फ्रॉम द सेम फील्ड, जिसके वजह से उनकी उपज भी बढ़ जाती थी। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties of seeds that we called as HYVs. 1960 के दशक में हरित क्रांति आई और उस हरित क्रांति के वजह से भारतीय किसानों को अच्छी क्वालिटी के वीट और राइस के सीड्स मिले, जिसको HYV सीड्स कहा जाने लगा। और इन सीड्स की सहायता से जो उनकी कुल उपज थी सेम पीस ऑफ लैंड से वो मल्टीपल्स में बढ़ गई, अच्छी खासी ग्रो हो गई। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, अगर हम पुराने सीड्स की बात करें, उनसे कंपेयर करें, द HYV सीड्स promised to produce much greater amounts of grain on a single plant.
पुराने ट्रेडिशनल सीड्स की तुलना में जो नए HYV सीड्स थे वो एक पौधों से मल्टीपल्स में ग्रेन देते थे, यानी ज़्यादा अमाउंट हर एक पौधों से अच्छी भारी मात्रा में ग्रेन निकलता था। एज अ रिजल्ट हुआ क्या, द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वालिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन्स देन वॉज पॉसिबली अर्लियर। तो हुआ क्या कि अब सेम पीस ऑफ लैंड से मल्टीपल क्रॉपिंग से तो एक ईल्ड बढ़ा ही था, लेकिन जब से HYV सीड्स आए एक सिंपल सा एक छोटा पौधा भी ज़्यादा से ज़्यादा फल और बीज लगाने लगा, जिसके वजह से काफ़ी भारी मात्रा में अनाज की जो उपज है वो बढ़ गई। मैक्सिमम क्वालिटीज़ में प्रोडक्शन फूड ग्रेन का होने लगा, जो कि पुराने ट्रेडिशनल सीड्स में पॉसिबल नहीं था। HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results। लेकिन ये जो HYV seeds थे यानी हाई yielding वैरायटी के जो ये बीज थे, इनको अच्छे से प्रोड्यूस करने के लिए इनको भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती थी, और उसके साथ साथ केमिकल से बने खाद और कीटनाशक दवाइयों की भी, तभी ये अच्छे रिजल्ट्स हमें दे सकते थे, तभी गुड क्वालिटी में प्रोडक्शन दे सकते थे। अदरवाइज़ ये ख़राब जल्दी हो जाते थे। दे आर मोर प्रोन टू पेस्ट अटैक। ये एक तरह से कह सकते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, पेस्ट अटैक्स के चांसेस इन पे ज़्यादा होते हैं। तो पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता इन पर बहुत ज़्यादा होती थी। अब देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, फिगर नंबर 1.4, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में आपका इरिगेशन अब किया जाता है कैनाल से, पंप सेट से, इलेक्ट्रिसिटी से और डैम से। सो दीज आर द मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स। HYV सीड्स लगाए जाते हैं, इन सीड्स को फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, स्पेशली केमिकल फर्टिलाइजर्स की। फिर फार्म मशीनरी की ज़रूरत होती है दैट फर्दर रन्स ऑन ईदर डीजल और पेट्रोल। उसके बाद कीटनाशक दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, और इरिगेशन के लिए कैनाल्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी और डैम्स की आवश्यकता पड़ती है, बिकॉज ओनली दे कैन प्रोवाइड मच अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कैनाल्स, डैम्स, पंप सेट्स और बिजली से ही आ सकते हैं। सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज HYV सीड्स। एंड इवन इट वॉज फाउंड कि जो ये हायर वैराइटीज़ के सीड्स हैं, हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अगर जब तक हम इन सीड्स का सही कॉम्बिनेशन इरिगेशन फैसिलिटीज़, केमिकल के फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड से नहीं करेंगे, तब तक ये हमें अच्छा यील्ड यानी कि उपज नहीं दे सकते। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा and western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले पंजाब के, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट किया। दे वर द फर्स्ट टू यूज़ दीज HYV सीड्स। द फार्मर्स इन दीज रीजन्स सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन। इन्होंने अपने क्षेत्रों में ट्यूबवेल्स लगवाए इरीगेशन के लिए, HYV सीड्स का यूज़ करना शुरू किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का और जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं उनका भी इस्तेमाल करना अपने फार्मिंग में शुरू किया। Some of them brought farm machineries like tractors and threshers which made ploughing and harvesting faster। इन किसानों ने जो फार्म की मशीनरीज होती हैं जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गए, हार्वेस्टर्स हो गए, थ्रेसर्स हो गए, इनको भी परचेज़ किया, जिसके वजह से खेतों की जोताई करना, प्लॉगिंग और हार्वेस्टिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड ऑफ वीट। और इनाम में इनको क्या मिला, इनके क्षेत्रों में जो वीट की उपज थी, इसकी जो यील्ड थी वो बढ़ गई। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज़ वॉज 1300 kg पर हेक्टेयर, बट विथ HYV सीड्स द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर। ये कहा गया कि जो पुराने ट्रेडिशनल पारंपरिक तकनीक थे खेती के, जो पुराने बीज थे, उनसे जो खेती होती थी उसमें 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर की ही खेती हो पाती थी, टोटल यील्ड इतना ही था। लेकिन जब से HYV सीड्स का यूज़ किया जाने लगा, जो टोटल यील्ड है वो 3200 kg पर हेक्टेयर तक पहुंच गया, विच इज़ सच अ हाई अमाउंट। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट।
वीट के प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट्स। सो इट मीन्स कि अपने पर्सनल कंजम्पशन, फैमिली कंजम्पशन के लिए रखने के बाद भी फार्मर्स के पास अच्छी खासी अमाउंट में वीट बचता था कि अब वो मार्केट में बेचकर और ज़्यादा पैसे कमा सके। एंड नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस गिवन इन लेट्स डिस्कस कॉलम. First question is saying what is the difference between multiple cropping and modern farming methods? So we have already discussed about two ways or two techniques through which we can increase the total yield on the same piece of land. The first one was multiple cropping, जिसमें हम एक ही piece of land पे अलग अलग तरह के crops को grow करके total yield या production को बढ़ा सकते हैं. और second है modern farming method, जिसमें HYV सीड्स का यूज़ करके along with a combination of better irrigation facilities and insecticides, pesticides plus chemical fertilizers, इन सारे इनपुट्स का यूज़ करके यील्ड को बढ़ाया जा सकता है ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. तो आपको इसका डिफरेंस लिखना है अपने नोटबुक में. सेकंड, आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के बाद यील्ड में जो बढ़ोतरी आई स्पेशली वीट और पल्स में, उसका एक डेटा दिया हुआ है. ये आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है. एंड इट इज़ ऑल्सो आस्किंग अ क्वेश्चन, वॉज द ग्रीन रिवॉल्यूशन इक्वली सक्सेसफुल फॉर बोथ द क्रॉप्स? क्या हरित क्रांति दोनों फसलों के लिए बराबरी में सक्सेसफुल रही? मीन्स वीट और राइस में इक्वल लेवल का इंक्रीज आया या नहीं? इस प्लॉट को, इस ग्राफ को देखने के बाद आप डिस्कस करेंगे. फर्स्टली यू हैव टू वॉच द टेबल, ड्रॉ योर ग्राफ, उस ग्राफ को देखिए, फिर इस पर डिस्कशन करिए. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स? जब आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करेंगे तो कौन कौन से वर्किंग कैपिटल्स की नीड आपको होगी? वर्किंग कैपिटल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द कैपिटल विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग डे टू डे एक्सपेंसेस. फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस यू नीड वर्किंग कैपिटल. तो कौन कौन से वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी अगर आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं तो? एंड द नेक्स्ट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विथ मोर कैश देन बिफोर. वाई? मतलब कि ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, इनको फॉलो करते हुए अब आपको पहले से ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ेगी. क्यों पड़ेगी? तो आपको पता है कौन कौन से इनपुट्स चाहिए जब आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अप्लाई करेंगे. सो ऑल दीज इनपुट्स विल रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू बी स्पेंड फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग बेटर यील्ड. तो आप उन्हीं के नेम यहाँ पर मेंशन करके आंसर्स लिख सकते हैं. एंड ऑल्सो देयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू ऑल. टेक अ विजिट ऑफ योर फील्ड. आप अपने या अपने अगल बगल के जो फील्ड्स हैं उनका एक विजिट लीजिए, वहाँ के फार्मर से बात करिए और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करिए. लाइक द फर्स्ट वन इज़ व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड्स, मॉडर्न और ट्रेडिशनल और अ मिक्सचर ऑफ बोथ, दीज फार्मर्स आर यूजिंग, एंड राइट अ नोट अबाउट इट. आप अपने एरिया की स्टडी करने के बाद ये बताइए कि वहाँ के फार्मर्स कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं खेती के लिए, पुराना ट्रेडिशनल मेथड, नया, या फिर दोनों को मिलाकर मिक्स फार्मिंग मेथड्स. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. उन फार्मर्स के लिए आपके क्षेत्र में इरिगेशन का मुख्य सोर्स क्या है. एंड थर्ड इज़ हाउ मच ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज़ इरिगेटेड. उन्होंने जितनी भी लैंड कल्टिवेट की है उसका कितना हिस्सा इरिगेट हो पाता है. वेरी लिटिल, नियरली हाफ, मेजॉरिटी, या फिर ऑल, यानी कि बहुत थोड़ा सा हिस्सा, या आधा, या मैक्सिमम, या फिर पूरा हिस्सा वो इरिगेट करने में सक्सेसफुल होते हैं. एंड द फोर्थ क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज़ फ्रॉम वेयर डू फार्मर्स ऑब्टेन इनपुट्स दैट दे रिक्वायर. आपके एरिया के फार्मर्स कहाँ से वो इनपुट्स पाते हैं जिनकी उनको ज़रूरत है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन. Input means all the things that you need for agricultural activity. And now the third topic in this series is, will the land sustain? Sustain means to keep or to maintain. किसी चीज़ को बनाए रखना, संभाले रखना या जीवित रखना.
तो क्या लैंड बनी रहेंगी, सस्टेन रहेंगी, मेंटेन रहेंगी? लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। आपको पता है, आपने रिसोर्सेज के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि लैंड भी एक रिसोर्स है, एक नेचुरल रिसोर्स है, इसलिए इसका इस्तेमाल ध्यान से सावधानी पूर्वक करने की ज़रूरत है। Scientific reports indicate that modern farming methods have overused the natural resource base। और साइंटिफिक रिपोर्ट्स जो भी आई हैं, साइंस ने जो स्टडी की है, उसने ये बताया है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की वजह से इन नेचुरल रिसोर्सेज का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग हो रहा है, इनका ओवर यूज़ हो रहा है। इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो हर किसान ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से एरियाज़ में ये केस पाए गए हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि जो हार्श और अग्रेसिव टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं फॉलोइंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके वजह से मिट्टी की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, ख़त्म होती चली जा रही है, स्पेशली इन केमिकल फर्टिलाइजर्स के वजह से। ऑल्सो कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल का मतलब होता है जल स्तर, आपके अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसी को वाटर टेबल कहा जाता है। और ये पाया गया कि ट्यूबवेल के थ्रू जो इरिगेशन हो रहे हैं, खेतों की सिंचाई हो रही है, उसके वजह से जल स्तर घटता चला जा रहा है, वाटर टेबल बहुत डाउन हो गया है। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years। तो ये जो resources हैं ये natural resource हैं, चाहे आपकी soil हो या फिर ground water का level हो, and they took thousands of years to gain that point। इनको इस point पर आने में बहुत साल का समय लगा है, तब जाकर ये इतने build up हुए हैं। Once destroyed, it is very difficult to restore them। और यही कारण है कि अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इन्हें फिर से पुनः हासिल करना, रीस्टोर करना वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड समहाउ इट वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स। So we must take care of the environment to ensure future development of agriculture, and that is why it is our duty to ensure the development of future as well। We should take it into consideration that while doing the agricultural activities, while following the modern techniques of agriculture, we should take in mind that we have to take care of the natural resources that has been provided to us by the nature। Otherwise, a day would come when we will no longer be able to use all these methods and techniques due to the lack of these natural resources like soil, underground water level and so on। तो हमें इनका ध्यान रखने की और सावधानी पूर्वक यूज़ करने की आवश्यकता है, अदरवाइज हम सब कुछ खो सकते हैं। Let's have a look at another activity which suggests that after reading the following reports from newspaper, magazines, write a letter to the agriculture minister in your words telling him how the use of chemical fertilizers can be harmful। So basically, no doubt you are reading economics, but here you have to turn towards English। आपको एक लेटर लिखना है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा। नीचे एक डेटा दिया हुआ है जो कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और मैगजीन से लिया गया है। उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स के जो हार्मफुल यूज़ हो रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, ये डेटा इसमें दिया है। यू हैव टू गो थ्रू इट, और इसको पढ़ने के बाद आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर को अपने वर्ड्स में लेटर लिखिए और ये बताते हुए कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कैसे हार्मफुल है। हैव अ लुक एट द गिवन डेटा। Chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants। तो जो ये chemical fertilizers होते हैं, इसमें कुछ ऐसे minerals पाए जाते हैं जो बहुत जल्दी पानी में घुल जाते हैं, dissolve हो जाते हैं, और ये तुरंत इसीलिए plants तक पहुंच भी जाते हैं। But these may not be retained in soil for long। मतलब कि ये लंबे वक्त तक मिट्टी में बने नहीं रह सकते, मिट्टी इनको रिटेन करके नहीं रख पाती। दे में escape फ्रॉम द सॉइल एंड पल्यूट ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स।
तो ये कुछ वक्त तक तो मिट्टी में बने रहते हैं, उसके बाद उसमें से निकल जाते हैं, या तो फिर अंडरग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, या आसपास की जो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, ये उसमें घुल जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल। तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये बैक्टीरिया को भी मार देते हैं, और भी बहुत से छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी ये मार देते हैं। एंड यू नो इट वेरी वेल, नॉट ऑल द बैक्टीरियाज आर बैड। सारे बैक्टीरियाज या सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैड नहीं होते, सम आर गुड, सम एक्ट्स एज द डीकम्पोजर, कुछ डीकम्पोजर का काम करते हैं, लेकिन ये सभी को मार देते हैं। दिस मीन्स sometime after their use the soil will be less fertile than ever before। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ वक्त तक इनको लगातार इस्तेमाल कर लिया गया तो सॉइल पहले के कंपैरिजन में लेस फर्टाइल हो जाएगी, उसकी जो उर्वरा शक्ति है, उपजाऊपन है, वो कम हो जाएगा। इस इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो है डाउन टू अर्थ न्यू दिल्ली, ये मैगज़ीन थी, उससे ये लिया गया है। नेक्स्ट इज़ द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। पंजाब की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स पूरे भारत में वहीं पर इस्तेमाल होता है। द कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। और इस लगातार यूज़ के वजह से मिट्टी की जो हेल्थ है, मिट्टी के जो न्यूट्रिशनल वैल्यू और क्वालिटी है, वो डिप्लीट होती चली गई है, ख़त्म होती जा रही है। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। अब वो इस कॉन्टिन्यूस यूज़ के वजह से ऐसे हैबिचुअल हो गए हैं कि अब वो फोर्सफुली इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं ताकि वो हाईएस्ट से हाईएस्ट यील्ड पा सके, अपने सेम पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा उनको उपज हो सके। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। इसका मतलब है कि जो खेती करने का जो कॉस्ट है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता है जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, इनमें जो भी इनपुट्स लगते हैं, दीज इनपुट्स आर वेरी कॉस्टली। ये बहुत कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, चाहे आप पेस्टिसाइड्स की बात करिए, इंसेक्टिसाइड्स की बात करिए, ये जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इरिगेशन की फैसिलिटी हो गई, वेदर ट्यूबवेल्स, थ्रू कैनाल्स और थ्रू डैम्स, ये सब बहुत कॉस्टली हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट आपका जो मेन इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ योर HYV सीड्स, ये भी बहुत कॉस्टली आता है। सो ऑल दिस टुगेदर लेट्स टू द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन राइजिंग वेरी फास्ट, जिसके वजह से इनका कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नाउ दिस इज़ द डेटा ऑफ एन एरिया। अब इन सोर्सेज को पढ़ने और समझने के बाद आपको एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लेटर लिखना है, ये बताते हुए कि किस तरह से ये समस्या समाज के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए खतरा बन सकती है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट पैराग्राफ नंबर 4। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के किसानों के बीच ज़मीन का बंटवारा, लैंड का डिवीज़न कैसा है, किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। अब तो आप समझ गए होंगे फार्मिंग के लिए लैंड कितनी इम्पॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। लेकिन दुर्भाग्यवश हर किसी के पास पर्याप्त लैंड नहीं है खेती करने के लिए। इन पालमपुर about 1/3 of the 450 families are landless। इट मीन्स कि 450 फैमिलीज़ में से जो 1/3 पॉपुलेशन है उनकी, दे डोंट हैव देयर ओन लैंड, उनके पास खुद की लैंड नहीं है। दैट इज़ 150 फैमिलीज़। मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन। सो आउट ऑफ 450 फैमिलीज़, almost 150 families do not have their own land for cultivation, and these 150 families are comprises of Dalits. Of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size। और बाकी के बचे जो लैंड हैं और फैमिलीज़ हैं, उनमें से 240 फैमिलीज़ के पास बहुत ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, लगभग 2 हेक्टेयर से भी कम साइज़ का। Cultivation of such plot doesn't bring adequate income to the farmer family।
तो इस वजह से 2 हेक्टेयर से भी कम की लैंड पर खेती करने की वजह से उनको इतना यील्ड नहीं होता कि वो अपनी फैमिली के लिए सेव करके रख सके। मार्केट में बेचना तो अलग बात है। There is a data given over there. In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectare of largely unirrigated land. 1960 में गोविंद नाम का एक किसान है जिसके पास 2.25 हेक्टेयर की एक बड़ी सी अनइरिगेटेड लैंड थी, यानी सिंचाई नहीं होती थी इस पे। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स, गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। अपने 3 बेटों के मदद से उसने अपने लैंड पर कल्टिवेशन किया। दो दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली, द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो दैट द फैमिली पॉसेस्ड। तो इतने लैंड से पर्याप्त अनाज नहीं होता था कि वो अपनी फैमिली का गुजारा कर सके, बट उनके पास एक बफेलो भी थी, तो उसको प्रोसेस करके यानी कि उसका मिल्क वगैरह सेल करके किसी तरह से ये मैनेज कर लेते थे इनकम अपनी, कि फैमिली का गुजारा हो सके। Some years after Govind's death, this land was divided among his 3 sons. गोविंद कुछ साल के बाद जब उसकी मौत हो गई तो ये जो 2.25 हेक्टेयर की लैंड थी उसके बेटों में बट गई। Even each one now has a plot of land that is only 0.75 हेक्टेयर in size. अब तीनों बेटे के पास 0.75 हेक्टेयर पर सन इनको लैंड मिल गई। Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land. अब लैंड का एरिया इतना छोटा है कि ये फार्मिंग के अच्छे मेथड्स भी यूज़ कर लें तो भी इस पर बहुत ज़्यादा यील्ड इनको नहीं हो सकती। एंड दैट्स वाई दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। इसलिए साल के कुछ महीनों में इनको कुछ एडिशनल वर्क की ज़रूरत पड़ती है, ये काम खोजने निकल जाते हैं ताकि ये अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। पिक्चर 1.5 इट इज़ शोइंग पालमपुर विलेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड्स, कि जितना एरिया यहाँ पर कल्टिवेट किया जाता है वो कितने हिस्से में डिवाइडेड है। कुछ प्लॉट्स तो इसमें इतने छोटे हैं कि वो फार्मर्स की फैमिली के नीड के लिए भी इनफ नहीं है, एंड सम प्लॉट्स आर क्वाइट बिग इन साइज। दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स, ये छोटे किसानों के द्वारा कल्टीवेट किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, मोर देन हाफ ऑफ द विलेज एरिया इज़ कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज, यानी कि फर्स्ट हाफ अगर आप देखें दैट इज़ इन लेफ्ट वर्ड, ये स्मॉल फार्मर्स के प्लॉट हैं विच आर स्मॉल इन साइज, वाइल ऑन द अदर हैंड ऑन द राइट वर्ड डायरेक्शन यू कैन सी द लार्ज प्लॉट्स विच आर ऑफ large farmers and big families of the village. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. यानी कि पालमपुर में सिर्फ 60 परिवार ऐसे हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स के हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा की ज़मीन है। A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more. और कुछ लार्ज फार्मर्स तो ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा की ज़मीन है। सो दिस इज़ हाउ द लैंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन पालमपुर विलेज। यू कैन सी सम फार्मर्स आर हैविंग very small plot of land, while on the other hand some farmers are having such a large area that they are able to grow large amount of crops. At the same time they can save it for their consumption for the rest of the year, and the surplus they can sell it in the market and earn money. So this is now for today. We'll meet in the next class with the next topic. Till then, do take care of yourself and thank you so much.